अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आप लोगों की, एनी प्रॉब्लम, कोई मुश्किल पेश आ रही हो घर जाकर काम करने में, अगर हमने किया हो तो? ऐसे ही है ना बेटा? काम नहीं करेंगे फ़र्क किसको पड़ेगा? तो मेरे सेहत पर कोई असर तो खुदारा काम जो है वो आपने करना है अच्छे बच्चों की तरह। बुक जो है बुक शॉप पे अवेलेबल है, ठीक। और इस बुक के अंदर जो तरतीब है वो मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ, किस तरतीब से ये बुक डिज़ाइन हुई है। साइलेंट प्लीज़। पहले नंबर पर स्टडी टेक्स्ट के नोट्स हैं। नोट्स के अंदर ही क्रॉस रेफरेंसिंग हुई है एग्जाम्पल्स की। मीन्स जब कभी मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, आप थ्योरी वगैरह इसकी उठाकर देखें, तो आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको नज़र आएंगी एग्जाम्पल, रेफरेंस दिया होगा। मीन्स उस थ्योरी से रिलेट कर रही होगी वो वाली एग्जाम्पल जो स्टडी टेक्स्ट की। नोट्स के बाद स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स आएंगी, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स के बाद उसके आंसर आएंगे, और उसके बाद पास पेपर। कुछ चैप्टर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ में नहीं मिलेंगे। पेज 4 के ऊपर ये एक ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट्स मौजूद है, और एंड पर आपको MCQs मिलेंगे। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, पास पेपर की भी और स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स की भी। जो से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू MCQ वो हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, और उनमें मैं कुछ MCQs करवाऊंगा भी। जिनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस MCQs की उस तरीके से नहीं है, वो शायद मैं उसमें से कोई बहुत ज़्यादा MCQs डिस्कस नहीं कर रहा हूँगा। लेकिन आपने अपने कॉन्सेप्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए MCQs को एक दफ़ा पढ़ना है, आंसर सोचना है और आंसर देख लेना है कि इसका आंसर ठीक आपने सोचा या गलत सोचा। स्टिल प्रॉब्लम फेस आए तो मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ और आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्लास में डिस्कस हो सका तो क्लास में कर लेंगे, ना क्लास में डिस्कस हो सका तो मैं क्लासेस के बाद कैंपस में ही होता हूँ, तो आप मुझसे डिस्कस आकर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये तो हो गई इब्तिदा बुक से रिलेटेड। बुक आपके पास अब अवेलेबल है, ख़रीद लें ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। चलें जी, हमने कल चंद सवाल किए थे चेंज इन एस्टीमेट के, चंद और सवाल चेंज इन एस्टीमेट के करते हैं, और फिर अपना नया कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन से रिलेटेड उस पर मूव करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। नज़र आ रहा है? सही तरीके से पढ़ा जा रहा है? ठीक है।
Mr. Basit Mahmood purchased an asset costing 80,000 on 1 जनवरी 14 जब यूजफुल लाइफ 15 साल थी, रेजिडुअल वैल्यू 7,000 थी। 31 दिसंबर 17 पर नई रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000 है। मुझे डेप्रीसिएशन सिर्फ आपसे 2017 की चाहिए। क्या चाहिए मुझे? डेप्रीसिएशन सिर्फ 2017 की चाहिए। वो अलग बात है, आप मालूम करें जैसे मर्जी करें, सिर्फ 2017 चाहिए। I need only one depreciation for 2017. जल्दी करें, जल्दी। अब तो आपको आता है, कल आपने काम किया, घर जाके भी पढ़ा है, घर जाके होमवर्क भी किया है कि जो सी क्लास वर्क की थी या था वो क्या था। नजर आ रहा है ना सही तरह से? आज से इंशाल्लाह होमवर्क मिलना सही तरह से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास बुक अवेलेबल है। कौन सी दूसरी बुक? मैंने तो पहले दिन आपको रिकमेंड अपनी की थी। वो थोड़ा सा सेशन पिछला पड़ा था, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर मैं पढ़ना है, पास करना है कि नहीं करना? करना है ना? तो ये तो बहस है ही नहीं। अगर इस चक्कर में पड़े रहोगे ना बच्चों कि जी हमारे पास पहले हमने कोई और बुक ले ली हुई है, हम तो पिछली दफ़ा भी पता नहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, फिर तो आप इन चक्करों में पड़े रहेंगे और 1000, 2000, 3000 के पीछे बस दाव पे लगा देंगे अपना मुस्तकबिल 6 महीने बाद। जी बेटा, डन? क्या आंसर आया? 4617। वेल डन। वैसे मुझे आंसर पता नहीं है, 4617 ही आ रहा है जी आंसर। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? सिर्फ और सिर्फ 2000। जी दिखाएं क्या किया। कल मैंने शॉर्टकट सिखाया था, वो क्यों नहीं अप्लाई किया बेटा आपने? बेटा वो जो टेबल सिखाई थी वो ज़रा टेबल को मैंने आगे लेके चलना है। वो शॉर्टकट भी में भी टेबल यूज़ कर लें, बेहतर तरीका ये है। मींस एग्जामिनर बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी होगी ना आपकी, तो एग्जामिनर बहुत अच्छा सा समझ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, काम आपका बिल्कुल ठीक है। मैं जस्ट प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा आपको। ठीक है, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखें और कोशिश करें उसकी वर्किंग करें। हाँ हाँ, वर्किंग करनी चाहिए ना बेटा।
इसको बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखो। हाँ जी वो लिख क्या लिखो? खाली डेप्रिसिएशन नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखो। इन्नी लेंथी वर्किंग क्यों करदा पिया मुंडिया? टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, जिंदगी आसान। टेबल जिंदगी आसान करो अपनी। इतने चौड़े चौड़े किस्म के काम कर रहे हो। ओह गुड, वेल डन। मेरी रिक्वेस्ट थी कि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अपनी क्या करें, बेहतर करें। R1 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आते हैं PRC से। PRC में MCQs नो प्रेजेंटेशन, जैसे मर्जी काम करो। अब क्या है, प्रेजेंटेशन की ज़रूरत मौजूद है। तो आपकी अच्छी ऐसी प्रेजेंटेशन होगी जिससे एग्जामिनर आराम से समझ जाए आपकी बात, और आपको भी टाइम कम से कम लगे। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके लिए ही मैंने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन में चेंज इन एस्टीमेट आएगा, आपने आंखें बंद कर कर टेबल बना दें। फिर आपने देखना है मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, स्ट्रेट लाइन है, क्या नहीं है। आपने रुपीज लिख दिए, आपने कहा 1 जनवरी 14 को कॉस्ट है 80,000। अब आपने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पढ़ी, रिक्वायरमेंट में आपको वसीम अकरम ने कहा कि सिर्फ कौन से साल की चाहिए, 2017 की चाहिए। इट मीन्स यू नीड टू जंप एट व्हाट डेट? डायरेक्टली आपको 31 दिसंबर 16, जो सा साल 17 है उससे पिछले साल का क्लोजिंग चाहिए आपको। इट मीन्स यू कैन वर्क आउट डायरेक्टली एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का फार्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन हो तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ये हो गया 1 साल की डेप्रीसिएशन मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड। CP stands for क्यूमुलेटिव पीरियड, और ये होता है आपकी डेट ऑफ परचेज से लेकर जो सी नीडेड डेट है वहां तक। जो सी डेट का काम आप कर रहे हैं वहां तक। तो कॉस्ट आपकी थी 80,000, रेजिडुअल वैल्यू थी आपकी 7,000, डिवाइडेड बाय आपने किया 15, मल्टीप्लाई बाय आपने साल गिनने शुरू किए, और ईयर एंड देख के साल गिनने हैं। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर, 14 पूरा, 15 पूरा, 16 पूरा, 3 मुकम्मल साल। तो आपने कहा 3 मुकम्मल साल है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। जब आपने मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कैलकुलेशन आपने बता देनी है। 3 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बनती है? 14,600। ये आपने लेस किया और फिर आपके पास आ गई WDV 31 दिसंबर 16 की कितनी? 65,400। अब ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर है या जो आप लोगों ने की है? खुद आपने जजमेंट करनी है। ये WDV आ गई है। अब WDV ओपनिंग आपको चाहिए डेप्रीसिएशन मालूम करने के लिए, जो मैंने आपसे रिक्वायरमेंट की थी कि आप डेप्रीसिएशन मालूम कर दें। 65,400 माइनस रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है। अब क्या लेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ का कुछ नहीं बताया हुआ, आपने खुद कैलकुलेट करनी है कि टोटल साल कितने थे और साल गुजर कितने चुके हुए हैं, ओपनिंग तक की साल कितने गुजरे हैं? 3।
15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। वर्किंग नजर आ रही है, भले इधर मैंने रुपीज में लिखा है, इधर किस में लिखा है 1000 में करके लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर को वर्किंग नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है जो आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है। खुदा ना खास्ता ये वाली वैल्यू आपसे गलत लिखी जाती है, 16400 लिख देते हैं, इधर वर्किंग लिखी हुई है ना, ये 16400 भी लिख देते हो और आगे काम स्टेप्स ठीक हैं, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लेते हैं, शॉर्टकट सिखा दिया सर ने, कैलकुलेटर पे आंसर निकाला, ये वर्किंग लिखी नहीं, गलती से गलत लिख दिया। जब गलती से गलत लिख दिया विदाउट वर्किंग, फिर मार्क्स नहीं मिले। लेकिन वर्किंग ठीक लिखी है आपने, ये गलती से गलत लिख दिया है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इतना इजी है पास करना। ऐसे ही सुना हुआ है कि जी फेलियर बहुत ज्यादा होती है। अगर हम अच्छे तरीके से चलें तो पास करना मुश्किल नहीं है, अच्छे तरीके से चलें और रेगुलर काम करें। जी बेटा, मैंने कहीं पे फार्मूला लिखा है, मैंने राइट साइड पर आपको आपके नॉलेज के लिए लिखा है कि ये वाला फार्मूला होता है, यहां पे कोई मैंने फार्मूला लिखा, दिस इज द वर्किंग फॉर द एग्जामिनेशन। पेपर में फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में फार्मूला लिखने की वहां पर जरूरत है जहां पर आप खुद डामाडोल है। फार्मूला अप्लाई क्या होना, क्या आप जब तक फार्मूला लिखते नहीं है आप आंसर सही नहीं कर सकते। किस तारीख की आ गई ये डेप्रीसिएशन, 31 दिसंबर 17 की। भले डेट क्या लिखी हुई है 31 दिसंबर 17, क्या अल्फाज थे, साल के शुरू से अप्लाई होना है, मीन्स पिछले साल की एंड तक की WDV मालूम करनी है। क्लियर? आप तो अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, सबने सही आंसर निकाला है। मुझे भी बता दें आंसर बनता क्या है, 4600। लें जी, आगे WDV आ जाएगी एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर? ठीक है। करें, देखते हैं ये कौन कौन सा ये अप्लाई कर लेता है। लेट्स चेक इट आउट। हाँ हाँ, ये मुझे पता चल गया, क्लास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ने वाली है, लिहाजा मैं खुद नहीं कर रहा, आप लोगों से करवा रहा हूं। full of science. आप लोगों का ITA का टेस्ट हो रहा है ये वाला, कि कितनी चीजें याद हैं। फंस गया काम।
काम फंस गया है। ना यस, रेट ढूंढना है। रेट ढूंढने के लिए पूरी एक साइंस है। मैंने कहा तो ये सादा सा सवाल नहीं है। दिस क्वेश्चन इज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशन। असल रिवीजन इस सवाल में हो रही है आपकी। हो गया? ओ वेल डन। बेटा जी जरा गौर से सवाल पढ़ें, सवाल को गौर से पढ़ें। ये सीधा साधा सवाल तो था ही नहीं। इसमें तो पता नहीं कितने ही आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। एक बच्चा ढूंढ रहा है, अच्छी चीज ढूंढ रहा है। जी बेटा, कॉस्ट एक्यूमुलेट, कौन सा सवाल है ये? ठीक है ठीक है। नहीं, ये कहाँ से आया? तरीकाकार आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सोच सोचिए। ये दो कहाँ से आया? मिक्सिंग हो रही है। कॉन्सेप्ट मैंने कहा सही पिक ज़रूर किया आपने, लेकिन दरमियान में एक स्टेप मिसिंग है बस। मीन्स उसके मार्क्स कटेंगे, बाकी सारे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये ज़रा बताए। आपने भी बिल्कुल ऐसा सवाल किया, बिल्कुल आंसर इस जैसा है। बेटा सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन को इस प्रेजेंटेशन से कंपेयर करना है। आंसर ये भी वही हुआ है, ये नीचे हुआ है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है। ठीक, काम ये भी वही किया हुआ है, काम चेंज नहीं है, लेकिन ये वाली प्रेजेंटेशन और आपकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क है। बस ये आपने ठीक करना है। हो गया? अब ये आंसर सही नहीं है, आंसर गलत ही है। मैं करवाता हूँ, खुद करवाऊँगा। मुझे पता है कि जी ये सवाल नहीं होना था, लेकिन किया बच्चों ने। कुछ बच्चों ने अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया।
चलें जी, क्या था जी? हो गया, ओ वेल डन। आंसर मैच कर लेना, गलत है। मैंने क्या है, गारंटी के साथ गलत है, पूरी क्लास का गारंटी के साथ गलत है। मैं चेक भी कर लूंगा, आप अगर सही होगा ना तो इनाम 100 रुपया पूरा इनाम दूंगा, नकल बाद में नहीं मारनी है। कॉस्ट 1 जनवरी 15, 100 की कॉस्ट है। डेप्रीसिएशन रेट इज 10%, स्ट्रेट लाइन एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 20,000। रेट इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट। आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, चाहे वो 18 दिन में पढ़ा हो, चाहे सही तरीके से पढ़ा हो। तो डेप्रीसिएशन का फार्मूला कॉस्ट इनटू रेट भी है। रेट का क्या फार्मूला है? रेट का फार्मूला बताएं। कॉस्ट माइनस रेट अंडर स्ट्रेट लाइन। ना, वो तो गलत है, वो गलत है। 1/, यूजफुल लाइफ कॉस्ट पर अप्लाई फिर नहीं कर पाते आप। पीआरसी में ये पढ़ा आपने? पीआरसी में 1/, यूजफुल लाइफ वाला फार्मूला गलत है, वो पुराना प्रिवेल किया करता था। अब तो स्टडी टेक्स्ट में कुछ और फार्मूला लिखा हुआ है, तब कहीं पे जाके ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट इनटू लाइफ। यही था फार्मूला, यही था। कुछ याद आ गया? फार्मूला ये याद आ गया कि ये रेट निकालने का, स्ट्रेट लाइन में रेट निकालने का फार्मूला ये था। तब जाके अगर ये वाला फार्मूला हो, तब जाके ये वाला फार्मूला अप्लाई हो पाता है। ये पीआरसी की रिवीजन हो गई। स्पेशली अगर ये ऐसे लिखा हो कि रेट इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, तो ये वाली सारी कहानी है। ठीक है बेटा, मैं वो भी बता दूंगा कि अगर 1/, लाइफ वाला रेट हो तो फिर क्या फार्मूला बनेगा। ये मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं, दोनों चीजों ने कहाँ माना है। पहले साल की डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 15, मैं पूरी टेबल बनाने लगा हूँ। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 100 इंटू 10% आएगी 10। WDV आ जाएगी कितनी? 90। फिर डेप्रीसिएशन होगी अगले साल की 10, हम पहुँच जाएंगे 80 पर, और ये WDV होगी 31 दिसंबर 16 की। अब हो गया है एस्टीमेट चेंज। 31 दिसंबर 16 की डेट के हिसाब से मुझे क्या करना है? एस्टीमेट चेंज करना है। 1 जनवरी 17 पर मेथड ही क्या हो गया? चेंज। जब मेथड चेंज हो गया तो मुझे ये बताएं, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड या ये WDV मेथड एक ही चीज़ है? क्या है? WDV मेथड हो या दूसरा नाम, दूसरा भी लिखा हुआ है, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, तो उसमें क्या फार्मूला है? कल लिखवाया था दोबारा से, WDV ओपनिंग इनटू रेट, लेकिन अब रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला रेट लेना है। WDV रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन का फार्मूला है WDV ओपनिंग इनटू रेट। अब मेरे पास WDV ओपनिंग तो मौजूद है, वो है 80। वेयर इज द रेट? स्टूडेंट ने तो, कई स्टूडेंट्स ने तो उठाया और 10% ही लगाया और कहानी खत्म कर दी।
लाइफ है। क्या कॉन्सेप्ट ये सिखाया है कि जोन सी भी WDV होगी उसने रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रीशिएट होना है? सिखाया है, टाइमलाइन बना के भी सिखाया था। मुझे याद है, ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये बड़ा अच्छा सा फ़ायदा है सॉफ्ट में पढ़ाने का। आराम से सर ने क्या करना है, लेक्चर वो निकाल लेना है जहाँ पे ये पढ़ाया था। ये मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि इस WDV ने ओवर द रिमेनिंग लाइफ क्या होना है, डेप्रीशिएट होना है। कॉन्सेप्ट याद आ गया? अच्छा, अब मसला है डेप्रीसिएशन रेट अवेलेबल नहीं है। रेट का फार्मूला अंडर रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड 1 माइनस n। अच्छा जी, और कुछ और भी पढ़ाया था, एक और भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कॉस्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? किसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है? रेजिडुअल वैल्यू ने। ये नहीं, किसने डेप्रीशिएट नहीं होना वो ये है, या WDV फ्यूचर की क्या होगी, एंड पर वो रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ही होगी। अच्छा, वो आ गई 20। किसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है आज के बाद? इसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है। अगर मेरे पास ये जो फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है वो मिल जाए तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वो लिख दूंगा। उससे अगली कहानी, कितने अरसे में इस 80 ने डेप्रीशिएट होना है? जब रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट लिखा करते थे तब क्या होता था, यूजफुल लाइफ आती थी कि इस लाइफ के अंदर इसने डेप्रीशिएट होना है। अब क्या आएगा, रिमेनिंग लाइफ आएगी। अब क्या आएगा, यहां पर रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। रिमेनिंग लाइफ कैसे फाइंड होगी? क्वेश्चन में है ही नहीं, डायरेक्टली गिवन नहीं है। क्या अगर मैं इस फार्मूले में रिवर्स इंजीनियरिंग करूं कि ये 10% है, कॉस्ट मेरे पास 100 थी, 20 रेजिडुअल वैल्यू है, कॉस्ट मेरे पास 100 है और लाइफ मेरे पास मौजूद नहीं है, तो क्या मैं यहां से सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल मिसिंग जो है क्या वो मालूम कर सकता हूं? बोलें, क्या लाइफ मालूम हो सकती है? इसको 10% की बजाय 0.1 लिख दें। क्या रिवर्स बैक करके आपको कैलकुलेटर में फाइंड करना आता है या नहीं आता? मिसिंग फिगर नहीं आता? आता है ना, तो वो निकालो ना मिसिंग फिगर। ये लिख दी है 8 इयर्स, पक्का? बिल्कुल 80 आएगा। ठीक है, 8 ही आएगा, सॉरी 80 कह रहा हूं, 8 इयर्स। हाँ जी, सवाल सही है, ऐसे किया था, पक्का? ये लाइफ निकल रही है यहाँ पे। उन वे के तो नहीं लिखिया, आपको पहले ये देखिए रेट इसलिए निकाला है। नुकसान हो गया मेरा। नहीं नहीं सर, नहीं ये 50-50 कर लेना क्योंकि मिलजुल के किया है। क्लैपिंग करें जी बच्चों के लिए दोनों। वेल डन। इसका मतलब है मैं गलत साबित हो गया हूं कि सारी क्लास का गलत नहीं है। तो माशाल्लाह से वेल डन। क्लैपिंग अच्छी नहीं हुई वैसे, मजा नहीं आया, वो पता चलना चाहिए यार। यस, ये चीज वेल डन। ठीक है जी, ठीक है। तो 80 आ गया, बस काफी है। अब बताएं रेट, क्या पता अभी भी गलत हो शायद।
टोटल लाइफ कितनी है? 8 साल। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 2 साल निकल गए, बाकी 6 साल के अंदर इसने क्या होना है? डेप्रीशिएट होना है। यहां पर ये वाला फार्मूला थोड़ा सा हमने सीखा था कल परसों, कौन सी जगह पर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का कहां पे सीखा था? दूसरे दिन सीखा था। किधर गया? कैरिंग अमाउंट ओवर कॉस्ट था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? वही वाला है कि जी किस चीज ने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है। फ्यूचर में किस ने डेप्रीशिएट होना है। डेप्रीशिएट पूरा लफ्ज लिखता हूं। किसने कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होना। ये बल्कि ये नहीं लिखता है, एक ही कॉन्सेप्ट पर आते हैं। WDV एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू, और ये क्या चीज़ आ गई? रिमेनिंग लाइफ। कितने अरसे में डेप्रीशिएट होना है। यहाँ पर 100 थी कि 10 डेप्रीशिएट हुआ, फिर 10 डेप्रीशिएट हुआ, यहाँ पर रह गई 80। साइलेंट प्लीज। इस 80 ने डेप्रीशिएट फ्यूचर में होना है, और इस 20 ने डेप्रीशिएट होना ही नहीं है। तो आप इस टेन्योर को जस्ट देखोगे कि ये टेन्योर कितना है। ये कितना है? 6 साल। वो फाइंड करने का तरीका होगा। और अब सोचो कि ये वाली कॉस्ट है, ऐसे सोच लो, ये वाली क्या है? कॉस्ट है, ये वाली रेजिडुअल वैल्यू है, और ये बाकी ये क्या है? यूजफुल लाइफ है। क्लियर होगी कहानी? 2-3 दिनों में सबसे मुश्किल क्वेश्चन शायद यही था। तो रेट मुझे बताएंगे आप कितना बनता है? कितना रेट कितना बना भाई? 20%, 21.6%, 20.6 जी। .206 और आंसर क्या आया? 31 दिसंबर 17 का। आंसर तो दस दो बच्चे हो। 16.48, 16.5 WDV जी। किसी को ना समझ लगी हो, गो कि ये सबसे मुश्किल था 3 दिनों में, सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही था। चलें आगे, तो आप लेकर चलेंगे। इससे अगले साल की डेप्रिसिएशन कैसे होगी? अब आगे WDV को लेकर चलना है खुदारा, क्योंकि रेड्यूसिंग बैलेंस अप्लाई हो चुका हुआ है। 63.5 मल्टीप्लाई बाय 0.206। अब समझ जाएं कि आई कैप में देखने में सीधा सा सवाल है, लेकिन चीजें क्या होती हैं? हिडन।
कॉन्सेप्ट मौजूद है, कॉन्सेप्ट आपको आता होता है लेकिन समझ नहीं लगती। बात क्लियर है? क्वेश्चन में तो चीज हिडन है ना, कि ये वाला फार्मूला भी अप्लाई होना है, वो भी अप्लाई होना है, रेट दिया भी नहीं हुआ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, तो चीजें बताई हुई हैं, हिंट मौजूद हैं, लेकिन चीजें हिडन हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पॉलिशिंग होगी और हम इस लेवल पर इंशाल्लाह पहुंचेंगे कि हम पेपर आराम से पास कर जाएं। चलें, ये आसान है, ये तो आप आराम से कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज, ये जो सवाल मैं करवाता हूं आपको क्लास में, इनमें से काफी क्वेश्चन जो हैं ये बुक में टाइप्ड मौजूद हैं। ये जो बुक है इसके अंदर अगर आप 7वें 8वें चैप्टर को देखें तो उसकी हेडिंग क्या है, देख के बताएं। हेडिंग क्या है? लेक्चर नोट्स विदाउट आंसर, मीन्स आंसर उसके नहीं है। जो सी चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, अनलेस एंड अनटिल के मैं कोई नया क्वेश्चन डिजाइन कर लूं, तो बहुत सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। मसलन ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, ये क्वेश्चन नंबर 35 है, आई थिंक सो। और हर चैप्टर अपने पेज नंबर 1 से स्टार्ट होता है मेरी बुक में, लिहाजा आपने चैप्टर ढूंढना है बस। उसके बाद 1 2 3 35 नंबर है क्वेश्चन, पेज नंबर 7-6, चैप्टर नंबर 7 का 6 नंबर पेज, 7-6, क्वेश्चन नंबर 35। और 36 उसके आगे है जो आपने अब करना है। हाँ जी, ये सवाल आप कर लेंगे कंफर्म, इसके ऊपर कोई नाम नहीं रखूंगा, ये सारी क्लास ने कर लेना है।
जी बेटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेल डन। जल्दी करो, क्लास के अंदर ही अब क्लास में वैरायटी आनी शुरू हो गई है। ऐसे बच्चे जो हैं कर चुके हुए हैं पूरा सवाल। काम स्पीडी करना है। ठीक है, वेल डन। लें जी, बेहतर ये था कि आप क्या करते, ₹1000 कॉमन ले लेते और कॉस्ट है 1 जनवरी 15 पर 200, डेप्रीसिएशन है 20%, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड 200 का 20% 40, ये आ गया 160। WDVI 31 दिसंबर 15 की, फिर डेप्रीसिएशन 160 के ऊपर 20%, 16 दूना 32, ये बन जाएगा क्या 128, 31 दिसंबर 16 पर। अब आपका मेथड हो गया है स्ट्रेट लाइन। रेड्यूसिंग बैलेंस से आप किस पर शिफ्ट हो गए हैं, स्ट्रेट लाइन पर। तो अब आपको चाहिए WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है 15 ओवर रिमेनिंग लाइफ, और हमें क्या बताया है टोटल लाइफ कितनी हो गई है 10 साल। तो 10 साल हो गई, तो उसमें से 2 साल ऑलरेडी डेप्रीशिएट हो चुके हुए हैं। इट मीन्स रिमेनिंग लाइफ कितनी है 8 साल, और आपकी डेप्रीसिएशन हो जाएगी 14.125, 31 दिसंबर 17 की, और इवन 31 दिसंबर 18 की भी डेप्रीसिएशन क्या होगी 14.125। इससे ऑनवर्ड यही चलती रहनी है। और ये नोट आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि काइंडली टेबल बना लिया करें, ठीक है। अब हम करते हैं छोटी सी ब्रेक। शायर साहब हमारे पास मौजूद हैं, और भी मुख्तलिफ होंगे, कोई लतीफ़ा सुनाना चाहे लतीफ़ा सुना ले। तो ताकि हम ज़रा सा रिलैक्स कर लें, और अब हम सही तरीके से क्या करेंगे, छलांग लगाने लगे हैं R1। मैंने जो चीज़ कन्वर्जन करनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कन्वर्जन कर ली है। तो अब मैं R1 में मूव करने लगा हूँ। घर में बैठ के आपने छोटा सा काम करना है, PRC के बुक के 2-3 सवाल करने हैं, बस टी काउंट 2-3 बनाने हैं। वो मैं अभी होमवर्क पहले दे लूँ आप लोगों को। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर पता नहीं कौन सा है, देखना पड़ेगा। हाँ मिल गया, पेज नंबर 85 है, पेज नंबर 85 है। ये PRC वाले सवाल हैं, पेज नंबर 85 पहले चैप्टर का 1-85
इसके पहले इसका सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 मजीद आप कर लें तो अच्छी बात है। 4, 5, 6, 7 एट मिनिमम इस बुक का, इस बुक के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 तरतीब से ही है। क्वेश्चन भी मौजूद है, साथ ही सॉल्यूशन मौजूद है। सॉल्यूशन देख के नहीं करना, सॉल्यूशन देख के नहीं करना, जुबानी कीजिएगा। ये रिवाइज करके आना है आपने। नेक्स्ट फ्यूचर के लिए मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मुकम्मल ही लिखूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। 4, 5, 6, 7 इट्स अप टू यू। पेज नंबर क्या है जी? 1-85। ये आपका क्या है जी? HW stands for, oh yes, जी थोड़ा सा ऊंची बेटा, साइलेंट प्लीज। जी अब बता। अगर जी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये आया है कि अगर यहां पर हमें टोटल यूजफुल लाइफ दी हुई है, अगर ये ना दी होती तो रिवाइज यूजफुल लाइफ दी होती या कुछ और दिया होता, तो फिर उसने रिमेनिंग लाइफ का वर्ड यूज करना था मेजरली, या फिर फ्यूचर लाइफ बोला जा सकता है इसको, ठीक। इस डेट के बाद क्या है, ये जो डेट है ना, इधर गौर से देखें, ये डेट कौन सी लिखी है? एस्टीमेट चेंज कब हो रहा है? ये एस्टीमेट चेंज 1 जनवरी पर हो रहा है और 31 दिसंबर पर ये रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट कर रही है। दो मुख्तलिफ डेट्स दे दी, स्टिल कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको एक बात बोली हुई है क्या? साल के शुरू से। अगर वो साल के शुरू पर दे रिमेनिंग लाइफ तो फिर तो सही हो जाएगा, लेकिन वो अगर 31 दिसंबर पर बोले ऑन 31 दिसंबर रिमेनिंग लाइफ इज 5 years, सोचें जरा, ऑन 31 दिसंबर 17 रिमेनिंग लाइफ इज 5 years, तो 1 जनवरी पर रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? समझ लगी बेटा? फिर डेट में अगर खेलने की कोशिश करेगा ना तो फिर ऐसे खेल सकता है, मजीद खेल सकता है। इसके अंदर एग्जामिनर कुछ और वर्ड भी यूज कर सकता है, समटाइम्स वो रिमेनिंग लाइफ का वर्ड नहीं यूज करता, लाइफ खाली बोल देता है, तो वो हमें जजमेंट करनी है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन समटाइम्स जजमेंट करनी पड़ती है। ये अब कहना क्या चाह रहा है? ये टोटल लाइफ की बात कर रहा है या ये रिमेनिंग लाइफ की बात कर रहा है? बात क्लियर है? तो ये जजमेंट करनी पड़ेगी पेपर में बैठ के। स्टिल परेशान होने की बहुत बड़ी जरूरत नहीं होती। अगली कहानी सेफ किस तरह से करना है अपने आप को। पेपर अब आपका है मैनुअल, एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल कोई जनरल सी टर्म दे दिया जिससे मतलब दो निकल सकते हो, रिमेनिंग लाइफ भी निकल सकता हो और टोटल यूजफुल लाइफ भी निकल सकता हो, शायद कोई इंग्लिश ऐसे ही वो बनू ले। अब क्या करेंगे बताएं? अब आप जोन सी भी चीज अज्यूम करेंगे ना,
वो लिख देंगे कि आई एम अज्यूमिंग इट एज रिमेनिंग लाइफ, और हमेशा अजम्पशन वो लेनी है अगर जरूरत पड़े, अगर बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट हो। वैसे होता नहीं है, ऐसे ये स्टूडेंट के माइंड्स में बैठा होता है। 99.99% स्टेटमेंट समझ लग रही होती है, चीज हिडन होती है। हम गलती पे हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग में। 99 स्टिल आई कैप में पेपर बनाने वाले भी इंसान हैं, और 0.01% इस चीज की गुंजाइश मौजूद है कि वहां पर से कोई जनरल स्टेटमेंट आ जाए जिससे मानी 2 निकल सकते हैं। तो उसके अंदर फिर हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ती है कि हमने रिमेनिंग लाइफ लेना है या ये टोटल लाइफ लेना है। ये जस्ट एक एग्जांपल है जो इससे रिलेट करते हुए बोल रहा हूं मैं। तो फिर जो सी भी चीज आप अज्यूम करें, यू शुड राइट दैट अजम्पशन इन द पेपर, कि आप इसको ये वाली चीज अज्यूम कर कर लेकर चल रहे हैं, ताकि अगर आप गलत भी है ना तो एग्जामिनर समझ जाए कि आप इस चीज को आगे लेके चल रहे हो, ताकि जो स्टेप्स के मार्क्स है ना वो सारे आपको मिल जाएं। बात क्लियर हो गई? तो सीए में परेशानी तो लेनी नहीं है, ये तो फुल ऑफ परेशानी है। तो अगर हम भी परेशानी ले लेंगे तो क्या बनेगा? बच्चे सोचते हैं ना। टाइम कितना रह गया ये बताएं? हो गया कितना? मेरी घड़ी पे तो नहीं 10:15 हुए, 10:11 हुए। क्लास कितने बजे तक है हमारी? अभी तो फिर बड़ा टाइम पड़ा हुआ, 20 मिनट पड़े हुए। हाँ तो 18 मिनट रहते हुए, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। चलाओ बच्चों, IES 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देयर आर 2 मॉडल्स, one is cost model and the other one is revaluation मॉडल। IES 16 में कितने मॉडल हैं? 2 मॉडल। जो हम पढ़ते रहे हैं PRC में वो कॉस्ट मॉडल पढ़ते रहे हैं। क्या पढ़ते रहे हैं? कॉस्ट मॉडल में हम क्या किया करते थे, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाते थे तो हम अपनी कॉस्ट में से लेस करते थे एक चीज़, वो क्या थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और फिर हम आ जाते थे अपनी WDV पर, अपनी कैरिंग अमाउंट पर, अपनी नेट बुक वैल्यू पर। FAR 1 में इसमें मजीद एक आधी चीज़ एक और स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो ये एक और चीज़ लेस हो जाएगी कॉस्ट मॉडल के तहत। कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि 10 साल गुजर गए हैं और मार्केट वैल्यू कहीं से कहीं पहुंच गई है। किताबों में एसेट जो ख़रीदा था 10 साल पहले वो था 10,000 का, से बिल्डिंग ख़रीदी थी 20 साल पहले 10,000 की, और डेप्रीशिएशन हो के
8,000 की डेप्रीसिएशन हो गई हुई है और ये किताबों में नज़र आ रही है कितने की, 2,000 की सिर्फ, जबकि आज इसी बिल्डिंग की वर्थ 5 करोड़ रुपया है। किताबों में कितने की नजर आ रही है, 2,000 रुपए की सिर्फ। तो अब क्या किया जाए, अब कंपनी के पास, जो कंपनी अपनी क्या बना रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, उसके पास ऑप्शन है ईदर दिस मॉडल और दिस मॉडल। लेकिन जब अप्लाई करना है, अगर इधर से इधर शिफ्ट होना है, इसको फेयर वैल्यू मॉडल भी बोला जा सकता है कि आज की वर्थ क्या है, आज की वैल्यू क्या है इसकी। तो अगर इधर से इधर शिफ्ट करना हो तो उसकी अकाउंटिंग अब हमने पढ़नी है कि कैसे शिफ्टिंग होगी। ठीक, रीवैल्यूएशन मॉडल को दूसरा मॉडल क्या बोला जा सकता है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मींस आज क्या वर्थ रखता है। अप्लाई एंटायर क्लास पे होगी, क्या होगी, अप्लाई ऑन एंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लास बता दें कौन कौन सी हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल हैं और फर्नीचर फिक्सचर है। बस एटसेट्रा एटसेट्रा नहीं है, तो यही है। एक बिल्डिंग पर अप्लाई किया तो इसका मतलब है 10 की 10 बिल्डिंग को रीवैल्यू करो। एक को करना चाह रहे हो तो इसका मतलब है 10 की 10 को, चाहे वैल्यू अप जा रही हो चाहे डाउन जा रही हो, इस चीज की परवाह नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि एक बिल्डिंग की वर्थ ये 2000 वाली 5 करोड़ की हो गई है, जो दूसरी 10 करोड़ की ली थी वो भी 5 करोड़ पे आई हुई है। तो आप ऐसा करें कि यार इसमें तो अच्छी गेन लग रहा है, ये कर लें और दूसरी ना करें। 10 की 10 बिल्डिंग्स हैं तो 10 की 10 बिल्डिंग्स इकट्ठी क्या होंगी, रीवैल्यू होंगी। मतलब एंटायर क्लास का ये है। ठीक, अगर लैंड को लेकर जा रहे हैं तो एंटायर क्लास लैंड होगी। ये ऑप्शन अवेलेबल है कि सिर्फ इसको रीवैल्यूएशन पे ले जाओ, बाकी सबको कॉस्ट पे रखो। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑप्शन क्या अवेलेबल है, एंटायर क्लास मींस सिर्फ लैंड, सारी लैंड को रीवैल्यू कर लो, बाकी सारी चीजें किस पर रहे, कॉस्ट मॉडल पर रहे। ये ऑप्शन अवेलेबल है। लाजमी नहीं है कि जी सारी की सारी उठा के लेके जानी है, ये क्लासेस हैं अलग अलग, एक क्लास के ऊपर अप्लाई होगी इकट्ठी। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होगा, एक क्लास पर इकट्ठा अप्लाई होगा। बात समझ लग गई है। चलो, वो भी कह रहा है कि जी बस कर दें। शट डाउन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या लिखा है जी मैंने, पढ़कर बताएं। बाकी की क्लासेस कॉस्ट मॉडल पर रहेंगी। मंडे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। होमवर्क दे दिया मैंने, वो तो थोड़ा सा दिया है, 2 दिन का तो नहीं है वो। तो 1 दिन का था, मुझे तो याद ही नहीं था कि कल तो छुट्टी है आपको। कल छुट्टी है ना, परसों, तो 2 दिन का होमवर्क लो ना। हद हो गई है, बताते भी नहीं हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे आपके लिए रखे हुए हैं। ये अब 1 से लेके 9 तक करेंगे आप। नहीं 9 तक नहीं, 8 तक, 8 तक। हाँ, ये PDF सेंड हो जाएगी। ड्राइव आ गई हुई है ना आपके पास, मौजूद है ना, बस उसके अंदर PDF अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।